हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल मंत्रा में। मैं पूर्ण प्रकाश। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स। जी हाँ साथियों, मैंने आपको पिछले वीडियो में कॉलम एंड स्ट्रेट पे जो सिंपल लोडिंग थी उसको मैंने यहाँ पे बताया था। ठीक है, आज मैं उसी का अगला पार्ट मतलब कि उसमें हम बात करेंगे कंबाइंड स्ट्रेस, मतलब कि डायरेक्ट स्ट्रेस और हमारा जो बेंडिंग स्ट्रेस है उसको कंबाइंड कैसे लोड आता है, तो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये जो हमारा सिलेबस है वो हमारा जो न्यू सिलेबस है BCE 402 उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आपको इसको कोई ध्यान दीजिएगा, आप पुराना वीडियो देख रहे हैं उसको छोड़ के अब नए वीडियो पे आइएगा। अपने दोस्तों तक इस वीडियो की प्लेलिस्ट जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो स्टूडेंट इस वीडियो को देखें। आइए हम बात करते हैं आज बिना टाइम फर्दर डिले किए हम वीडियो पे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है साथियों। मैं आपको देख रहे होंगे मैं 1 आवर की लेक्चर जा रहा है क्योंकि साथियों ये सिलेबस ही ऐसा है। ठीक है, आप इसको शॉर्ट्स में समझा भी नहीं सकते और तभी आप देख रहे होंगे मैं ज़्यादा न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो जितना अगर मैं टाइम और एक्सटेंड करूंगा तो और टाइम आपको लगेगा और न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, बट एज दैट एग्जाम आपका नियर है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक ओवरव्यू मिलता चला जाए ताकि आप इस सब्जेक्ट से डरे नहीं। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कंबाइंड बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेस। अब ये कब आता है, ये क्यों हुआ या मतलब इस टॉपिक क्यों है, ठीक है, उसको हम समझेंगे। अगर हम आप देखें तो यहाँ पे एक लोड आ रहा है। ठीक, आप ये फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे इसको हम कंप्रेसिव लोड हमने पढ़ चुका है, इस वाली कंडीशन को हमने पढ़ लिया था। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सिस पे लग रहा था, जो आपको यूलर्स फार्मूला में बोला था गया था ना, ये लोड लग रहा है वो एक्सिस के अलावा लग रहा है। ठीक, तो वहाँ पे हमने यूलर्स फार्मूला यूज किया था। ओके, वो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस हमने निकाल लिया था P/A से। ठीक है, बट अगर तुम थोड़ा सा नीचे चले अब यहाँ पे, ठीक है, अब जो लोड है वो यहाँ से न लग करके उस एक्सिस से थोड़ा सा दूरी पे लग रहा है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, एक्सिस से थोड़ा सा दूरी पे लग रहा है। तो इस केस में क्या होगा ये हम समझना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे भी एक स्ट्रेस आएगा, इसके कारण आएगा ना। अब ये दो चीजें यहाँ पे क्या आता है, जब लोड यहाँ पे लग रहा होता एक केस हो गया, और एक हमने क्या किया कि अब मान लीजिए हम यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हमारा दो लोड लग रहा है, एक लोड यहाँ पे था। अगर हम ये वाला केस अपनाते तो यहाँ पे क्या था कि इस केस में हमारे पास एक लोड यहाँ पे था, एक लोड यहाँ पे लग रहा था। तो इस लोड के कारण हमारा एक स्ट्रेस आ रहा था, यहाँ पे क्या स्ट्रेस आ रहा था कि जो हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस आ रहा था। और इस लोड के कारण क्या आएगा, इस लोड के कारण क्या आया, डायरेक्ट स्ट्रेस आया। और इस लोड के कारण इसको बोलते हैं हम इसेंट्रिक स्ट्रेस। क्या आता है ये, और जो स्ट्रेस थोड़ा सा एक्सिस से दूर हट के लगता है उसको हम बोलते हैं इसेंट्रिक लोड। ठीक है, विल प्रोड्यूस अ डायरेक्ट स्ट्रेस एज वेल एज ए बेंडिंग स्ट्रेस। तो इस मतलब कि अगर हम देखें तो इसके कारण हमारा एक ये स्ट्रेस आएगा जो यहाँ पे एक्सिस पे लगेगा, बट साथ में एक हमारा बेंडिंग स्ट्रेस भी आएगा जो एक्सिस के अलाउंग, ठीक है, थोड़ा सा दूर लगेगा। तो इसको भी हम रिजल्टेंट हमको निकालना होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगर फिगर देखो तो जो फिगर 2 है यहाँ पे हमने क्या किया, अलाउंग द एक्सिस कॉलम टू इक्वल एंड अपोजिट द फोर्स। ठीक है, 10 फोर्स आर एक्टिंग नाउ द कॉलम, वन ऑफ द फोर्स इज शोन फिगर 9.2c। एंड इसको हमने क्या किया, इसको हमने दिखाने के लिए, इसको दिखाने के पर्पज हमने यहाँ क्या किया, 2 फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, ताकि हम इसको अलग अलग दिखा पाए। बट एक्चुअली में क्या होता है, एक ही लोड अप्लाई करता है तभी ये दोनों कंडीशन बन जाती हैं। ठीक है, अभी इसे मतलब कि यहाँ पे देखिएगा एक लोड यहाँ पे है, एक लोड यहाँ पे, तो इसके कारण यहाँ पे एक डायरेक्ट स्ट्रेस है, यहाँ पे इसके कारण एक कौन सा स्ट्रेस आ रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, वहाँ पे बकलिंग था और यहाँ पे क्या है, बेंडिंग है। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। अब यही दोनों को हम रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमको यहाँ पढ़नी है। क्या, इस वाले टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पे कंबाइंड बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेस। मतलब अब यहाँ पे लोड क्या है, एक्सिस पे ना करके एक्सिस से थोड़ा सा क्या है दूर, मतलब डिस्टेंस पे। और ये जो डिस्टेंस है ना इसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या है, इसेंट्रिसिटी, इसीलिए इसको ई से डिनोट करते हैं और इस लोड को बोलते हैं हम इसेंट्रिक लोड। ठीक है, ये देखते हैं, रिजल्टेंट स्ट्रेस इन टू कॉलम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोड। मतलब वही कि जो हमारे किसी सेक्शन पर अगर ऐसा लोड आ रहा है, इसेंट्रिक लोड आ रहा है, ये वाला फिगर आप रखिएगा, तब कैसा क्या सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आइए अब यहाँ पे कौन कौन से लोड आएंगे ध्यान दीजिएगा। एक तुम्हारा P आएगा इसेंट्रिक लोड जो हमारा कॉलम है, और जो हमने बताया डिस्टेंस वो हमारा क्या रहेगा, इसेंट्रिसिटी आपका लोड जिसको बोलते हैं वो इसेंट्रिसिटी। ठीक है, एक हमारा जो डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा उसको बोलते हैं सिग्मा 0,
और जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा उसको हम लिख रहे हैं सिग्मा बी, और जो बी है वो विड्थ ऑफ कॉलम है और जो डी है वो डेप्थ ऑफ कॉलम है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो सेक्शन लिया कौन सा लिया है, रेक्टेंगुलर सेक्शन लिया है। ठीक है, इस तरह आपको रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए ये आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो अगर हम एरिया निकालें तो हमारा हो जाएगा क्या, बी इंटू डी, और यहाँ पे अगर हम बात करें मूवमेंट क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर क्या रहा है, एक लोड, देखिए आप पता है कि यहाँ पे अगर लोड है, ठीक है, हम यहाँ डिस्टेंस करती है, ऐसे मूवमेंट होगा ना, ये ऐसे मूवमेंट होगा ना, मूवमेंट, तो यहाँ पे इस डिस्टेंस पर एक मूवमेंट जनरेट हो रहा है जो यहाँ से डिस्टेंस हमारी ई है। तो यहाँ पे बोला गया क्या कि मूवमेंट हमारा लोड इंटू सेंट्रिसिटी पी इंटू ई, जो हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस है वो तो मिल गया पी बाई ए, जो हमारा अभी हमने बात किया था, जो हमने पहले वीडियो में मैंने बताया था कैसे निकाला गया, और जो हमको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना हो, इस पर फॉर्मूला होता है, बेंडिंग इक्वेशन क्या है, एम अपान आई अपान सिग्मा बी अपान वाई। ठीक है, तो उससे अगर हम बात करें सिग्मा बी निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एम वाई अपान आई। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, और ये हमने पिछले वीडियो में ही देखा था, यदि हमको मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना हो तो क्या था कि डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, मिनिमम स्ट्रेस निकालना है तो डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। तो अगर हम इस केस में निकालें तो हमारा जो डायरेक्ट स्ट्रेस है वो हमारा क्या है, पी बाई ए, और जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो हमारा क्या आ रहा है, एम वाई अपान आई। और मिनिमम की बात करें, मिनिमम स्ट्रेस की बात करें तो पी बाई ए माइनस एम वाई अपान आई। इस प्रकार से हम यहाँ पे टोटल स्ट्रेस यहाँ पे निकालते हैं। थोड़ा सा इसको और कंसिडर कर, अपग्रेड कर और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ताकि आपको आगे जब पढ़ाऊँ मिडिल थर्ड रोल और मिडिल क्वार्टर रोल तो अब आपको आसानी होगी। तो चलिए, आपने इसका फॉर्मूला देखा ना, इस वाले फॉर्मूले को हमने क्या ले सकते हैं, इसी को सिग्मा बी इक्वल टू ले सकते हैं ना, क्या, सिग्मा बी इक्वल टू एम वाई अपान, और ये किसका होगा, प्लस माइनस होगा वाई, क्योंकि ये वाई पे डिपेंड करता है, जिसको हमने यहाँ पे लिख डाला। ठीक है, अब हम अगर आई निकालें तो आई क्या होगा हमारा, वाई की बात करें, देखिए इस सेक्शन में, ठीक है, देखिए वाई, ये हमारा डी है और ये हमारा बी है। ठीक है, तो अगर हम आई वाई में यहाँ से निकालें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी, मतलब बनेगा डी बी क्यूब बाई 10। तो हमने यहाँ पे ये निकाला आई वाई के एक सेक्शन में, आई वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हमने निकाला आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डी बी क्यूब बाई 12 आया। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू, जो आई वैल्यू हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, तो डी एम वाई डी बी क्यूब बाई 12, और इसको फर्दर करें तो हमारा हो जाएगा 12 एम अपान डी इंटू बी क्यूब इंटू वाई। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। अब बेंडिंग स्ट्रेस डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ वाई फ्रॉम द एक्सिस वाई वाई। अब वाई की वैल्यू क्या है, ठीक, वाई मतलब कि ये वाला जो हमारी, ये हमारा हो गया डी बी, वाई की वैल्यू क्या है, तो वाई की वैल्यू क्या सकती है, बी बाई 2। ठीक है, अगर हम बात करें बेंडिंग स्ट्रेस एट द स्ट्रीम इज ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग वाई बाई 2। हमारा अगर हम वाई बाई 2 की रखेंगे, यहाँ से दिखिएगा ये वाई बाई 2, तो यहाँ अगर रखें तो यहाँ से हमको क्या मिलेगी, एक्सट्रीम हमको बेंडिंग स्ट्रेस मिलेगी। अगर हम वाई इक्वल टू बी बाई 2 रखते हैं, वाई इक्वल टू बी बाई 2, तो हम यहाँ पे वाई इक्वल टू बी बाई 2 हमने रखा, तो ये हमारा 2 से 2 डिवाइड, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो ये आएगा 6m अपान डी बी स्क्वायर। ठीक है, और m इक्वल टू हमको पता है p इंटू ई होता है, तो p 6p इंटू ई अपान डी बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता है। अगर हम बात करें और आगे, तो अगर हम इसको और लिखना चाहें, डी बी स्क्वायर को लिख सकते हैं डी इंटू बी, तो यहाँ पे d इंटू बी के बाद तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या, 6p e अपान a प्लस a इंटू बी, a इंटू बी, a बी क्यों, यहाँ पे बी डी को हमने एरिया से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया क्या, इसको भी हम लिख सकते हैं किसके इक्वल टू, मैंने इसको किसके इक्वल लिखा, सिग्मा बी के इक्वल हम ये लिख सकते हैं क्या, 6p अपान a बी। ठीक है, अब देखिएगा अगर हमको मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है अलोंग BC, देखिए मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पे आएगा और मिनिमम स्ट्रेस यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, बी इक्वल यहाँ पे वाई इक्वल टू बी बाई 2 आपको रखना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है सिग्मा नॉट प्लस सिग्मा बी, तो सिग्मा नॉट हमने डायरेक्ट स्ट्रेस पी बाई ए निकाला, सिग्मा बी हमने यहाँ पे ये वाला वैल्यू निकाला क्या, 6pe अपान ए बी, यहाँ पे हमने p बाई ए का मान ले लिया, तो यहाँ पे अंदर बच रहा हमारा क्या, 1 प्लस 6e अपान बी। ठीक है, हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस हो गया। मिनिमम स्ट्रेस की बात करें तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला और निकल के आ जाएगा क्या, p बाई ए माइनस, देखिएगा यहाँ पे वही सेम चीज आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1 माइनस 6e बाई बी। ठीक, ये क्यों निकला, अगर मान लीजिए आपको सेंट्रिसिटी दी है, ठीक है, आपको ना आई, देखिए यहाँ पे आपको आई भी नहीं निकालना पड़ रहा है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं निकालना पड़ रहा है, डायरेक्ट आप वहीं से फॉर्मूला निकाल ले रहे हैं। बट इन द केस ऑफ किसके, इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया है तो आप इससे फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, यदि आपसे सिग्मा मिनिमम स्ट्रेस पूछे और
मैक्सिमम स्ट्रेस पूछे तब, तो आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करिएगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो आपको कुछ इस प्रकार से आपको अलग अलग आपको ये वाला फॉर्मूला भी आपके लिए यहाँ पे सुटेबल है। ठीक है, आपको जो कन्वीनियंट पड़े, जो आपको आसान लगे वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक, फार्मूला आपको याद रखना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और जो जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाए। A hollow rectangular column of external depth 1 meter and external width 0.8 meter is 10 meter thick। मतलब कि जो उसकी थिकनेस है, ठीक है, देखिए यहाँ पे रेक्टेंगुलर हॉलो है, ठीक है, हॉलो है, ध्यान दीजिए हॉलो सेक्शन है, उसकी जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर है और एक्सटर्नल डेप्थ कितना 1 मीटर और इंटरनल यहाँ पे इंटरनल जो डेप्थ है वो 0.10 मीटर है। कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस इन द सेक्शन ऑफ द कॉलम if the vertical load of 200 kN is acting with an eccentricity of 50 cm as shown in figure 9.8। तो आइए फिगर देखते हैं। ठीक है, फिगर ये है, ठीक है, मान लीजिए कोई फिगर है, ये यहाँ से इसकी सेंट्रिसिटी ई है। ठीक है, ये इतनी दूर पर हमारा लोड हमारा वर्क कर रहा है और जो लोड आ रहा है पी हमारा है 200 किलो न्यूटन का। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया गया वो क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ इस प्रकार से बन गया। जो एक्सटर्नल विड्थ वो हमारा क्या है 800, कितना है 800, देखिएगा। ठीक है, एक्सटर्नल डेप्थ सॉरी यहाँ अच्छा ये एक्सटर्नल ही था, एक्सटर्नल जो डेप्थ है, डेप्थ की बात करें तो वो हमारा 1 मीटर है, मतलब 1000 mm है और जो एक्सटर्नल विड्थ है वो 800 mm है और जिसकी थिकनेस है वो 10 mm है। अगर हम 10 mm की बात करेंगे तो ये हमारी कितनी है, यहाँ पे ये 10 mm है, ये हमारी 10 mm है। तो इसको अगर हम लें तो जो हमारी इंटरनल विड्थ होगी यहाँ पे 10 इधर 20 कम हो जाएगी, 200 mm हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हमारी क्या हो जाएगी 600 mm। अगर हम इंटरनल जो हमारी हाइट है उसकी हम बात करें, ठीक है, इंटरनल जो हमारा डेप्थ है उसकी हम बात करें तो हमारा 10 सेंटीमीटर 100 mm इधर कम हो जाएगा, 100 mm इधर कम हो जाएगा, तो इंटरनल जो बचेगा हमारे जो बचेगा 800 mm। ठीक है, अब बोला कि सिग्मा हमको मैक्स और सिग्मा मिनिमम हमको निकालना है, तो उसके लिए हमको सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। ठीक, आइए निकालते हैं। हम सिग्मा क्या निकाल लेते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस निकालेंगे और बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे। चलिए हम पहले यहाँ पे इसका ये देखिए आपको एक्सटर्नल विड्थ दिया गया 800 mm हमने रखा है, एक्सटर्नल डेप्थ हमको 1000 mm रखा गया है, थिकनेस हमारी क्या है 10 सेंटीमीटर है, मतलब 100 mm। तो अब हमारा इनर की निकालें तो हमको देखिए वही बात किया 2 टाइम्स कम हो रहा है, क्यों, क्योंकि इतना भी इधर भी कम हो रहा है, इतना इधर भी कम हो रहा है, थिकनेस की दी रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2T, तो यहाँ पे मैंने कम किया तो इनर जो विड्थ है वो हमारी 600 mm, इनर जो डेप्थ है वो 800 mm है। हम एरिया निकालेंगे, क्योंकि एरिया हम किसका निकालेंगे, जो ये थिकनेस वाली सेक्शन है, जो हमारा ये शेडेड एरिया, इसकी हम शेडेड एरिया निकालेंगे। तो B इंटू डी कैपिटल में से ये माइनस वाला हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो आएगा 330, यहाँ पे mm में निकाला गया तो 320000 आप इसको निकाल लेंगे, कैल्शियम में आ जाएगा। हमने एरिया निकाला mm स्क्वायर में। ठीक है, अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ध्यान दीजिएगा साथियों, हम किसके एक्सिस में, वाई एक्सिस में निकाल रहे हैं। और जब वाई निकाल रहे हैं तो ये वाला हमारा क्या होगा, ये वाला हमारा क्या होगा b होगा और ये जो डिस्टेंस वो हमारा d होगा, तो BD। ठीक है, तो अब क्या करेंगे देखिएगा, क्योंकि ये हालो है, ठीक है, तो हम एक्सटर्नल में से इंटरनल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1000 पहले एक्सटर्नल करते हैं, 1000 इंटू 800 क्यूब अपॉन 12 माइनस, देखिएगा 800 माइनस 600 क्यूब बाई 12, इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारा आ रहा है 28.96 इंटू 10⁹ mm⁴ हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है। ठीक है, अब एसेंट्रिक लोड हमारा कितना है 200 किलो न्यूटन। ठीक है, इसको हमने न्यूटन में चेंज कर दिया, एसेंट्रिसिटी कितना है 15 है, इसके कारण जो मोमेंट आएगा वो हमारा आएगा P इंटू ई, तो हमने मोमेंट निकाल लिया न्यूटन mm में। अब हमको सिग्मा B निकालना है। ठीक है, सिग्मा B, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा m, देखिएगा my/i। ठीक है, अब y कितना होगा ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम हमको निकालना है तो हमको जो y है वो b/2 होगा, कितना b/2, हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर हम मैक्सिमम की बात करें, ठीक है, तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा b/2। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल टू b/2 रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 800 था हमारा हो गया 400, इसलिए यहाँ 400 रखा गया। सिग्मा b m/i 400 यहाँ पे रखा गया। तो अब देखिएगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मोमेंट निकाला गया, कितना है ध्यान दीजिएगा, जितना जीरो गिन लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है मोमेंट हमने निकाला था और हमने यहाँ पे आई निकाला था, आई को हमने रखा और जो हमारा वाई था 400 उसको हमने वैल्यू पुट किया।
तो हमारा ये आ गया बेंडिंग स्ट्रेस। अब हमको डायरेक्ट स्ट्रेस भी निकालना है, तो डायरेक्ट पी बाई ए हम निकाल लेंगे। लोड हमको 200 किलोन्यूटन दे रखा गया था, 200, और हमारा जो एरिया था हमने यहाँ से निकाला था अभी, यहाँ पे हमने एरिया भी निकाल रखा, तो हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस निकल जाएगा 0.625 न्यूटन पर स्क्वायर। तो हमको क्या मिल गया, डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस। अगर हमको सिग्मा मैक्स निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, सिग्मा 0 प्लस सिग्मा बी। अगर हमको सिग्मा मिनिमम निकालना है तो हमको ऐड करेंगे सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा बी। वही हम चलिए यहाँ पे करते हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेस में हम क्या करें, दोनों को ऐड कर दिए, हमारा आया 1.0496 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो हमारा मैक्सिमम की बात करें, दोनों को ऐड कर दिया, मिनिमम में किया तो बेंडिंग स्ट्रेस हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमारा आएगा 0.2004 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखिए दोनों क्या आ रहा है, प्लस माइनस हमने यहाँ पे कंप्रेसिव डाल रखा है। तो इस प्रकार से हम क्या रखते हैं, जो हमारा कंबाइंड बेंडिंग मूवमेंट, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जो सेंट्रिसिटी लोड होती है, मतलब कि जो एक्सिस से हटकर कुछ डिस्टेंस पे लग रही है, तो उसमें हम कैसे मैक्सिमम स्ट्रेस और मिनिमम स्ट्रेस निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला था। तो आपको यहाँ पे कैसे कौन कौन सा लिखे, पहले हमने बात किया था डायरेक्ट स्ट्रेस की, हमने बात किया था। ठीक, जिसमें हमने यूलर्स बकलिंग लोड निकाला था, फिर हमने क्रशिंग लोड निकाला था शॉर्ट्स कॉलम के लिए रैंकिन फार्मूला पे। ठीक है, अब हमने निकाला था कंबाइंड स्ट्रेस, जिसमें हमने बेंडिंग स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस दोनों की हमने बात किया, जब हमारा लोड क्या हो, इसेंट्रिक मतलब कि एक्सिस से कुछ दूर हटकर लग रहा हो। अब थोड़ा सा साथ में एक चीज और आता है, जो लास्ट टॉपिक आता है आपका इसमें, जो बोलते हैं मिडिल थर्ड रोड और क्वार्टर रोड। अब ये क्यों आता है वो ध्यान दीजिएगा। अभी हमने जो बात किया था, अगर हमारा इसेंट्रिक लोड लग रहा होगा, तब क्या होगा कि हमारा जो, अगर मान लीजिए इसेंट्रिक लगे ना, तो बकल होगा ना, तो कुछ इस टाइप में आपका मान लीजिए बकलिंग हो रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक तरफ आपका कंप्रेशन होगा, एक तरफ टेंशन होगा। ठीक है, एक तरफ क्या होगा, टेंशन हो जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव। जब आप बीम पढ़ रहे हैं तो बीम में आपको सेम ऐसा फिगर मिला था, बट वो आपको हॉरिजॉन्टल मिला था। ठीक है, अभी कॉलम की बात है, तो अब ध्यान देते हैं। अब कंक्रीट की बात करिए, कंक्रीट के अंदर टेंसाइल में क्या होता है, वीक होता है, तो हम नहीं चाहते कि हमारा टेंशन वहाँ पे डेवलप हो। तो क्या केसेस होंगे जब हमारा टेंशन 0 हो। अब तो हमारा लोड क्या कि कहाँ पे, किस एरिया पर कितना इसेंट्रिसिटी होना चाहिए कि हमारा ये जो टेंशन है वो हमारा डेवलप ना हो, वो हम निकालते हैं। ठीक है, आइए निकालते हैं, और कैसे निकालते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन लेते हैं, तो वहाँ पे उसको बोलते हैं मिडिल थर्ड रोड। ठीक है, इसको बोलते हैं, जो ये फिगर बनता है बीच में, इसको बोलते हैं कर्नल। ठीक है, वो भी आप समझेंगे अभी। ठीक, अब हम यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर सेक्शन ले रहे हैं, जिसका हमारा विड्थ b है और जिसका डेप्थ d है। ठीक है, और जिसपे सेंट्रिसिटी लोड हमारा क्या है, p है, जो e डिस्टेंस पर हमारा काम कर रहा है। सेम चीज आप यहाँ पे मैं दिखाया नहीं हूँ, यहाँ पे बट मैं क्रॉस सेक्शन एरिया में आपको दिखाया हूँ। ठीक है, p हमारा क्या है, सेंट्रिक लोड है, e हमारा क्या है, सेंट्रिसिटी है। ठीक, a हमारा क्या है, एरिया ऑफ द एक सेक्शन है ना। सिग्मा मिनिमम की बात करें, इक्वेशन हमने बात किया था ना, वहाँ पे हमने क्या किया था, ये वाला फॉर्मूला मैं आपको निकाला था, आज ये भी डिराइव किया ऊपर, p बाई ए 1 माइनस 6e बाई बी। क्योंकि रेक्टेंगुलर है, मैं इसको आराम से पुट कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या सिग्मा मिनिमम मैंने यहाँ पे माइनस लिया। ठीक है, देन स्ट्रेस विल बी टेंसाइल, बट इफ सिग्मा मिनिमम इज 0 देन देयर विल बी नो टेंसाइल स्ट्रेस अलॉन्ग विद द विड्थ ऑफ कॉलम। अब ध्यान दीजिएगा कि हमारे मेंबर को टेंसाइल स्ट्रेस से बचाने के लिए हमारा जो सिग्मा मिनिमम है वो या तो 0 हो जाए या तो पॉजिटिव हो, मतलब कि 0 से कम होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। वो कैसे निकलेगा, आप ध्यान दीजिएगा। सिग्मा मिनिमम की हमारा क्या होता, सिग्मा जब मैंने मिनिमम की वैल्यू पुटअप करा तो वहाँ क्या था, सिग्मा 0 माइनस सिग्मा बी। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर हमारा टेंसाइल डेवलप हो रहा है, जब टेंसाइल होगा तो मतलब जो हमारा डायरेक्ट किससे होगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये माइनस हुआ तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी। बट इसके लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेंसाइल हो गया, बट हमको टेंसाइल चाहिए ही नहीं, उसके कारण हमको इसको तो 0, ये तो हमारा 0 हो सकता है बट माइनस ना हो। ठीक, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारा, अगर हमारा सिग्मा मिनिमम हमारा 0 से ज़्यादा रहेगा तो हमारा ये लोड जो हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस है वो हमारा क्या होगा, कंप्रेसिव तो नहीं आएगा ना, हमारा टेंसाइल तो नहीं होगा ना। अगर टेंसाइल आया तो हम क्या हो जाएगा, सिग्मा 0 हमारा माइनस में चला जाएगा, क्योंकि हमने सारी वैल्यू में क्या किया है, इसको हमने कंप्रेसिव लेकर रखा है। जैसे हमारा टेंसाइल आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस वैल्यू, तो हमारा जो सिग्मा मिनिमम है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमको ये ध्यान देना है कि हमको ये केस अपनाना है कि हमको सिग्मा मिनिमम या तो 0 हो जाए या तो पॉजिटिव रहे। ठीक है, ताकि वहाँ पे कोई टेंसाइल लोड ना निकलेगे। इसलिए हमको सिग्मा वैल्यू क्या चाहिए, हमको लेस ग्रेटर और इक्वल टू 0 चाहिए। चलिए p
P डिवाइडेड बाई ए 1 माइनस 6 बाई ई अपॉन बी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। अगर हम इसको इस साइड भेजें तो हमारा ये मिल जाएगा 1 माइनस 6 बाई ई अपॉन बी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो ये इधर आएगा मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और आया, या फिर कह सकते हैं 1, इसको हमने इसको इस साइड भेज दिया तो प्लस का आइकन आ गया, 1 शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 6e बाई बी। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, अब यहाँ पे b को इस साइड मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो b बाई 6 शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू e। हमने इसको कैसे सॉल्व किया ध्यान दीजिएगा। ठीक है, b शुड बी इक्वल टू 6e। अब यहाँ पे क्या हो गया, b बाई 6 शुड बी ग्रेटर टू e, मतलब जो इसेंट्रिसिटी है वो b बाई 6 से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे b बाई 6 ये चीज़ आया, देखिए क्या है यहाँ पे देखिएगा। अब देखिएगा जो इसेंट्रिसिटी है, जो सेंटर से हमने ये डिस्टेंस निकाला कितना निकला, b बाई 6, इधर b बाई 6 आएंगे, इधर हम d बाई 6, इधर बाई d 6। अगर इस एरिया के अंदर अगर हमने अपनी ई की वैल्यू रखी तो हमारे मेंबर में क्या हो जाएगा, टेंसाइल डेवलप नहीं होगा, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। ठीक है, अब इसका टोटल देखिए ये क्या था, d बाई 6 तक किया, बट यहाँ पर अगर टोटल बात करें यहाँ पे b बाई 3 आ जाएगा, इधर d बाई 3 जाएगा, इसलिए बोलते हैं मिडिल थर्ड ये चीज़ आता है। जब हम इसको डबल करते हैं, अगर b बाई 6 जोड़ेंगे तो b बाई 3 आएगा ना, वो चीज़ है। तो इसको लेकर हम क्या बोलते हैं कि हम बोला गया कि ये इसको लेकर बोलते हैं मिडिल थर्ड रोड। अब थर्ड नाम आता है लेकिन कहीं क्वेश्चन में आपको 3 दिखता नहीं, तो ये चीज़ है। ठीक है, ये एरिया है, ये मिडिल थर्ड है, ये जो डिस्टेंस है टोटल यहाँ से यहाँ तक ये थर्ड है। ठीक, किसका, ये हमारा अगर टोटल विड्थ का थर्ड है और ये हमारा किसका है, टोटल डेप्थ का थर्ड है। इसलिए यहाँ बोला जाता है कि यहाँ पे ये चीज बोला गया, द अबव रिजल्ट शोज दैट द इसेंट्रिसिटी E मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू B by 6, hence the greatest eccentricity of the load is B by 6 from the axis YY. Hence, if the load is applied at any distance less than B by 6 from axis on any side of axis YY, the stress are wholly compressive. Hence, the range within the load can be applied as not to produce any tensile stress is within the middle third of the base. मतलब कि अगर बेस से बात करें, ठीक है, बेस से अगर बात करें, ठीक, यहाँ से बेस से बात करें तो अगर B by 3, ठीक है, B by 3 के बीच में अगर हम लोड अप्लाई करते हैं, अगर सेंटर से बात करें तो ये B by 6 आता है। अगर इस रीजन में, मेन चीज़ ये समझिए कि अगर हम इस रीजन में लोड अप्लाई करते हैं तो आपको टेंसाइल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे यही प्रूव होता है। शायद आप कंफ्यूज हो गए हो, बट सिंपली यही चीज़ है कि आपको ये जो एरिया निकाला मैंने ना, यहाँ से देखिएगा जो मैंने एरिया निकाला वही आपको यहाँ पे देखना है कि सेंटर से B by 6 इधर, सेंटर से B by 6 इधर, सेंटर से B by 6 इधर, सेंटर से ये D by 6 इधर, D by 6 इधर। तो ये जो एरिया बन रहा है, अगर हम इसके अंदर अगर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा टेंसाइल डेवलप नहीं होगा। अगर टोटल की बात करें तो हमारा हो जाता है B by 3, ये टोटल की बात करें तो हमारा D by 3 हो जाता है। चलिए हम इसको बोलते हैं मिडिल थर्ड। ये हमारा था रेक्टेंगुलर के क्लास के केस में, बट अगर वही बात करते हैं हम एक सर्कल के केस में, ठीक है, सर्कुलर सेक्शन में, तब उसमें जो केस आता है उसको हम बोलते हैं मिडिल क्वार्टर रूल। इसमें क्या होता है वो हम चलिए देखते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उम्मीद करता हूँ आपको टाइम लूँगा थोड़ा सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है, इसमें बिल्कुल आसान सा है। पी हमारा क्या है, सेंट्रिक लोड, ठीक है, उसी दूर पर हम अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा सेंट्रिसिटी है ऑफ द लोड। एरिया सर्कुलर है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इस पर डायरेक्ट स्ट्रेस की बात करें, डायरेक्ट आएगा पी बाई ए, तो हमारा निकल जाएगा 4p अपॉन पाई डी स्क्वायर। सेम चीज वही मोमेंट की बात करें तो मोमेंट हमारा आएगा p इंटू ई, तो हमने वही फॉर्मूला रखा, तो हमारा आया था सिग्मा बी इक्वल टू m इंटू वाई अपॉन आई। फिर वहाँ पे हम अगर मैक्सिमम स्ट्रेस की बात करें, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की बात करें, हमारा y इक्वल टू हमारा क्या आएगा d/2, वहाँ पे b/2 था, यहाँ पे हम रखेंगे d/2 प्लस माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। फिर हमने y की वैल्यू हमने यहाँ पे रखा और i की वैल्यू हमने यहाँ पे रखा। तो i क्या आएगा, देखिए अब सभी की वैल्यू हम यहाँ पे सिग्मा बी में हम रख रहे हैं। ठीक है, तो m की वैल्यू हमने रखा p इंटू ई, y की वैल्यू हमने क्या रखा d/2, ठीक है, i की वैल्यू हमने रखा पाई डी की पावर 4 अपॉन 64। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारा आएगा देखिए 32 से 32 कट जाएगा, 32 इंटू पी ई और डी से डी की पावर 4 यहाँ क्यूब बचेगा, तो 32 पी ई अपॉन पाई डी क्यूब। अब चलिएगा फिर वही बात करते हैं, मिनिमम स्ट्रेस कैसे निकलेगा, और हमारा मिनिमम स्ट्रेस 0 से ज़्यादा हो, बट मिनिमम स्ट्रेस हमारा क्या हो, 0 माइनस में ना हो, 0 या पॉजिटिव हो सकता है बट माइनस में नहीं होना चाहिए। सिग्मा मिनिमम क्या है हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस।
इसकी वैल्यू हमने निकाला, क्या है 40/πd² माइनस 32p इंटू ई पाई डी क्यूब। ठीक है, आइए ये टेंसाइल नहीं होना चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेस नहीं लगना चाहिए, तो इसको सिग्मा मिनिमम क्या होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए। इसी की वैल्यू यहाँ पे पुट अप की है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हम दोनों में से हमने क्या किया, 4p/πd² अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये वाला वैल्यू 1 हो गई और यहाँ बचा 8d/d। ठीक है, 8e/d, यहाँ पे e बचेगा 8e/d। ठीक, अब इसको इस साइड भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस 8e/d। तो इसको हम यहाँ पे और सॉल्व करें तो यहाँ पे हो जाएगा 1 शुड बी ग्रेटर देन 8e/d। तो अब यहाँ पे e इक्वल टू निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा d/8, यहाँ पे d/8। मतलब कि जो सेंटर है, देखिए सेंटर से, ये सेंटर है ना, सेंटर से d/8 इधर, सेंटर से d/8 इधर, सेंटर से d/8 इधर, सेंटर से d/8। अगर इधर ये जो करना, ये जो एरिया बन रहा है, अगर इस एरिया के अंदर अगर हम लोड रखते हैं किसी भी डिस्टेंस पर तो हमको टेंसाइल स्ट्रेस नहीं मिलेगा। तो अब देखिए ये कितना था d/8, यहाँ पे d/8, तो यहाँ पे टोटल जो निकलेगा ये निकलेगा हमारा d/4। इसीलिए इसको बोलते हैं मिडिल क्वार्टर रूल। मतलब कि मिडिल से अगर चौथाई जो डिस्टेंस है, चाहे जिस साइड अगर चौथाई डिस्टेंस लेकर रखेंगे तो वहाँ पे हमको स्ट्रेस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, मिडिल क्वार्टर रूल ऑफ द सर्कुलर सेक्शन। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे ये आपको डेरिवेशन करना है और मिडिल और जो थर्ड रूल आता है उस पर आपको ये देखना है। और सिंपल क्या है, किसके लिए था मैंने आपको पहले बता दिया, ताकि हमारे पास सेक्शन पर टेंशन ना आए, टेंसाइल स्ट्रेस ना आए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कंक्रीट का अगर टेंशन में कमजोर होता है तो इसलिए हम उसको लोड को बचाना चाहते हैं, इसेंट्रिक लोड उस सेक्शन से बाहर ना जाए। इसके लिए यहाँ पे मिडिल थर्ड रूल और मिडिल क्वार्टर रूल हमारा बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। जो भी था आप थोड़ा सा इसको 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा, वो आप पढ़िएगा यूनिट 4 के, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप पढ़िएगा। और आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमको बताइएगा, ठीक है। और मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ, हमेशा जो करता हूँ मैं यही करता हूँ कि आप वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, ठीक है। और कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। और आपका एग्जाम आया तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। थैंक यू।